सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, कि कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। जी हाँ स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पोइट्री के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आज की क्लास में समझेंगे और लिखेंगे। अब आपको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से हमने लिखा है सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने है। टीचर आपका 0.1% भी नंबर नहीं काट सकता। चलिए कैसे लिखते हैं पहले इसको समझते हैं। इसके जो कवि हैं द डस्ट ऑफ स्नो के, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने द डस्ट ऑफ स्नो लिखी थी। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे वो चिंतित थे, बहुत दुखी थे और जा रहे थे। अचानक जो कौआ और हेमलॉक ट्री, ये दोनों सेम किसके सिग्निफिकेंस ऑफ बैड वुमन, ये अपशगुन के प्रतीक हैं। जब वो जा रहे थे रास्ते से तब उनका जो मूड था वो बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था। और एक कौवा आया उड़ते हुए और उस जो धतूरे का पेड़ था हेमलॉक ट्री, उस पे बैठ गया और उसने उसके कुछ पत्ते हिलाए। उसमें जो बर्फ थी वो जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे उनके सिर में गिर गई और इससे उनकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। वो दुखी से बहुत खुश हो गए और प्रसन्न हुए। यही कहानी है आज की क्लास में। फर्स्ट जो है द डस्ट ऑफ स्नो की। चलिए इसे इंग्लिश में समझते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। द डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ के कण हैं, शुरुआत में ही दे दिया गया बर्फ के कण। इज ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? द डस्ट ऑफ स्नो। मोटा मोटा याद रखना है कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, वो इसके कवि थे। इसमें हेमलॉक ट्री था, क्रो था, कौवे ने धतूरे को पेड़ को हिलाया, उसमें बर्फ थी, जो बर्फ थी वो कवि के सर के ऊपर गिरी और उनकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस मूड, यानी उनकी जो मनोदशा थी वो बदल गई। द पोएट हैज मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो कवि हैं उन्होंने जिक्र किया किसका? कौवे और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ का। इन दिस पोएम इज, कविता में, दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, ये जो कौवे और धतूरे हैं ये बैड ओमेन यानी अपशगुन के प्रतीक है, ऐसा कवि कहते हैं। लोग कहते हैं दिन में कौवे को देख लो तो दिन खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी में इस बात का जिक्र किया गया है। द पोएट डिस्क्राइब द डार्क डिप्रेसिव बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट इज सिमिलर मूड, यानी जो कवि था वो बहुत निराश था, अंधकार में छाया हुआ था। बट लेकिन व्हेन द क्रो शूक हेमलॉक ट्री, एंड जो कौआ था उसने धतूरे के पत्ते को हिलाया, एंड स्नो पार्टिकल, और जो बर्फ के कण थे, फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिरे। ही इज मूड अपलिफ्ट सडनली, और उनका मूड अचानक बदल गया। थ्रू दिस पोएम, इस यानी इस कविता के मध्य, वी गेट अ मैसेज, हमें संदेश प्राप्त होता है, दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन रेस्ट ऑफ सिचुएशन, हमें किसी भी सिचुएशन में अपनी आशा नहीं तोड़नी चाहिए। वी मस्ट आल्सो रिमेंबर नेचर, इट ऑब्जेक्ट हैव एबिलिटी टू मेक हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, यानी जो प्रकृति की चीज़ें हैं वे हमें निराश से बाहर निकाल देती है और हमें अति प्रसन्न कर देती हैं। यही इस पोएम में द डस्ट ऑफ स्नो में हमारे कवि कहना चाहते हैं कि कोई कुछ भी अपशगुन नहीं होता है। चलिए इस सेंट्रल आइडिया को तो हमने समझ लिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, और जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारी फायर एंड आइस, वेरी इंपॉर्टेंट। द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, तीनों सेंट्रल आइडिया बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। इनमें से आपको एक करना होगा। फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ, इनका कंपैरिजन आपस में होता है।
इनके कवि कौन है? इनके कवि भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही हैं। कवि जी बताते हैं कि जो संसार का अंत है वो दो तरीकों से होगा। किस तरीकों से? एक होगा आग से, दूसरा होगा फायर से। चलिए इसको इंग्लिश में समझते हैं। द पोएम फायर एंड आइस, यानी जो कविता है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है, एक्सप्रेसेस द आइडिया, उनके विचार है दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर ऑफ टू वेज, यानी संसार का अंत है ना वो दो तरीकों से होगा। कौन कहते हैं? हमारे कवि कहते हैं। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, जो कि एक अमेरिकन कवि थे। किसके किसके द्वारा होगा? बाई आइस, आइस के द्वारा, और या बाई फायर, या फायर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, यहाँ बेटा पॉइंट होता पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फायर सिम्बोलाइज, यानी कवि के अनुसार जो फायर प्रतीक है, किसका किसका प्रतीक है? ह्यूमन का, डिजायर का, ग्रेडी का, एटसेट्रा, यानी इन सब का जो फायर है वो प्रतीक है। द मोर यू टू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, अगर आप इसे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, द मोर दे ग्रो, ये उतना ही बढ़ेगी, ये संतुष्ट नहीं होगी। हमारे कवि कहना चाहते हैं अपनी पोएम के माध्यम से। देयर इज नो एंड टू देम, उसका कोई अंत नहीं। एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, ये ना वाइल्ड फायर की तरह फैलती है और आपके संपूर्ण जीवन को निगल जाती, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, तो आपके संपूर्ण जीवन को निगल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर आई सिम्बोलाइज, यानी जो बर्फ का प्रतीक है, बर्फ का प्रतीक क्या क्या है? इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हैट्रेड, कोल्डनेस एंड एंजाइटी, ये सब क्या हैं? ये बर्फ के प्रतीक हैं, कभी कहते हैं। द पोएट हैज द व्यू, कभी देखते दैट कि बोथ दोनों फायर एंड आइस आर इक्वली, यानी जो फायर एंड आइस है वो इक्वली कम्पेटेंट इन ब्रिंग द वर्ल्ड इन अ कंप्लीट एंड, यानी जो फायर एंड आइस है वो संसार को बर्बाद करने में एक समान भूमिका निभाएंगी, ये कभी कहते हैं, क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं। फायर एंड आइस आर इक्वली कम्पेटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड। तो ये हो गई हमारी फायर एंड आइस की स्टोरी को हमने समझ लिया, प्लस सेंट्रल आइडिया भी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहते हो तो हमारे इस चैनल पे बोर्ड 2024 की संपूर्ण तैयारी इंग्लिश की कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी भी नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ए टाइगर इन द जू, यानी एक जो टाइगर था वो जू में बंद था, उसी का जिक्र करते कभी कि एक जो टाइगर खुले में घूम रहा है, जंगल में घूम रहा है, प्रकृति में घूम रहा है, और एक जो टाइगर वो केज में बंद है, उसे सिर्फ उसके आसपास चारों जाल ही जाल हैं, उन सब का जिक्र करते और उनके बारे में हमें कभी बताते इस कहानी के माध्यम से। तो इन दिस पोएम, इस कहानी में ए टाइगर इन द जू द पुअर ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन, यानी जो टाइगर होता है जू में बंद, उसकी कंडीशन जो है बहुत पुअर होती है, ऑफ अ केज्ड टाइगर, जो बंद टाइगर होता है केज में। ही कंट्रेस्ट हुआ, तुलना करते द कंपैरिजन द लाइफ ऑफ अ केज टाइगर, एक केज टाइगर होता है विद अ टाइगर लिविंग नेचुरल, और जो प्रकृति में रहने वाला टाइगर है इससे उसके कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। द पोएट The poet tries to convey that wild animals should be allowed to live free, यानी कवि कहते हैं कि जो जानवर हैं ना उन सबको स्वतंत्र कर देना चाहिए। फ्री इंडियन नेचुरल हैबिटेट, और भारतीय नेचुरल हैबिटेट में उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कवि कहते हैं। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग थिंग, यानी जो फ्रीडम है वो सभी जीवों के लिए है, एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन, और जरूरी नहीं कि मानव को ही स्वतंत्रता हो, सभी जीवों को भी स्वतंत्रता चाहिए। द लाइफ ऑफ कैपेबिलिटी ब्रीड्स इंटॉलरेंस एंड स्ट्रेस, यानी आज की जो कहानी है उसमें कवि कहते हैं कि जो एक केज गुफा में बंद टाइगर और एक जो प्रकृति में घूम रहा, उनका आपस में कंपेयर करवाते, और कवि कहते हैं जो केज में बंद टाइगर है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार मानव को ही है, स्वतंत्रता का अधिकार पक्षियों को है,
जानवरों को है, लाइक सबको है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। यही कवि हमें बताना चाहते हैं अपनी पोएम के माध्यम से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स तब तक के लिए।